Bismillahirrahmanirrahim. This is Punjab Group of Colleges. I am Rao Naveed. Today we are going to study fourth lecture of chapter 1 from second year book of chemistry. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. डेफिनेशन सबसे पहले अगर हम करें, ionization energy is the amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. नाम से हमें ये पता चलता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर हम इसकी करें, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन आयन. एक आयन बनाने के लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी में स्पेसिफिकली केटाइन बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी. एनर्जी की वो मिकदार जो किसी गैसियस एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मतलूब हो, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी. दो बातें यहां पर. एक तो एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी चाहिए क्यों, और आइसोलेटेड गैसियस एटम से ही क्यों. दो बातें. एनर्जी क्यों चाहिए और आयन बनाने के लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए गैसियस एटम ही क्यों चाहिए, हमें आइसोलेटेड गैसियस एटम ही क्यों चाहिए. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो चीज़ें हैं. अगर हम यहीं पे सोडियम की ही एग्जाम्पल लें और डिस्कस करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 11. न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल क्या बताता है कि एलिमेंट्स अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस के ऑक्टेट्स कंप्लीट होते हैं तो बाकी एलिमेंट्स भी चाहते हैं कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो और उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो ताकि वो नोबल गैसेस की तरह स्टेबिलिटी एग्जिबिट कर सके. तो सोडियम अगर वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा. तो सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. अब ये इलेक्ट्रॉन अगर एटम में मौजूद है, इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का हिस्सा है, इस एटम में मौजूद है. उसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कहते हैं. अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से नॉकआउट करवाना चाहते हैं, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करवाना चाहते हैं, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके. वही एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है. और वो फोर्स, वो एनर्जी हम इस एटम को प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट. हीट जब मिलती है तो एटम, वो इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, यहाँ से नॉकआउट हो जाता है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी. तो एक बात तो क्लियर हो गई कि एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों है, न्यूक्लियस की और वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. दूसरी बात, आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों चाहिए, क्योंकि बेटा हमें पता है कि अगर मॉलिक्यूल हो या एक एटम के इर्द गिर्द दूसरे एटम्स मौजूद हो, लिक्विड हो, उस फॉर्म में एक इंडिविजुअल एटम जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होना है, उसका न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ही रहा होगा, लेकिन जो नेबरिंग एटम या मॉलिक्यूल मौजूद होगा वो भी उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई ना कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा होगा. इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी. इसीलिए हम एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से हमेशा क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करवाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है कि सोडियम के पास 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद है. 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए सोडियम को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज 496 किलो जूल पर. यानी कि अगर सोडियम को इतनी एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो सोडियम अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर देगा और एक कैटाइन फॉर्म हो जाएगा.
या इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास स्टूडेंट्स होता है 12, 2, 8 और 2। वैलेंस शेल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नीशियम रिमूव कर दे, लूज कर दे, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। तो पहले स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम लूज करेगा, इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा और एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ये होगी 738 किलो जूल पर मोल, और ये एनर्जी कहलाएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। The amount of energy required to remove first electron from the outermost shell of a gaseous atom is defined as first ionization energy. अब इसकी कन्फिगरेशन हो गई 2, 8 और 1। अभी भी मैग्नीशियम को एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो मैग्नीशियम को मजीद एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे तो मैग्नीशियम एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 2 और 8 जो है वो इसकी कन्फिगरेशन बन जाएगी। 2 और 8 कन्फिगरेशन बनने के बाद हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो है 1451 किलो जूल पर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए थी 738। अब दूसरे स्टेप में भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है लेकिन एनर्जी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो स्टूडेंट्स दिस इज एन अदर इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। आपने फर्स्ट ईयर में भी ये शार्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है, सेकेंड ईयर में भी मौजूद है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। वाई? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, ज्यादा होने की वजह। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां पे मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर ड्रा करें, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। पहला इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एनर्जी 738 किलो जूल अब्जॉर्ब की, मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने से पहले मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन थे 12 और प्रोटॉन थे 12, लेकिन जब यूनिपॉजिटिव आयन बना है इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक कम हो गए और इलेक्ट्रॉन रह गए 11, लेकिन प्रोटॉन कितने हो गए? 12। प्रोटॉन 12 ही मौजूद है। अब पहले 12 प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियर चार्ज 12 इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई हो रहा था, अब 12 प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियर चार्ज 11 इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई हो रहा है। तो जाहिर है कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर चार्ज जो है पहले के मुकाबले में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन ज्यादा करीब आ जाएंगे और जब करीब आएंगे साइज कम हो जाएगा। साइज के कम होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज मजीद बढ़ा हुआ होगा। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें पहले से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स यही वजह है कि हमारे पास जब हम एक इलेक्ट्रॉन किसी यूनिपॉजिटिव आयन से, एक न्यूट्रल एटम से निकाल लें और फिर यूनिपॉजिटिव आयन से एक और इलेक्ट्रॉन निकालें तो एनर्जी पहले के मुकाबले में तकरीबन दुगनी एनर्जी चाहिए होती है टू एलिमिनेट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द यूनिपॉजिटिव आयन। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ग्रेटर होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। मैग्नीशियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1451 और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 738 किलो जूल पर मोल होती है। अब हम अगर ट्रेंड की तरफ आए, हम पीरियोडिसिटी डिस्कस कर रहे हैं, जाहिर है हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हुए या टॉप टू बॉटम मूव करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी पे कैसा फर्क पड़ता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करने के लिए हम ग्रुप्स में या पीरियड्स में 3 चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और उसी से हम अपना ट्रेंड भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले है हमारे पास एटॉमिक साइज। लास्ट लेक्चर्स हमने डिटेल से डिस्कस किया था, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो पिछला लेक्चर देख के ये बात क्लियर कर सकता है कि एटॉमिक साइजेस में हमारे पास क्या, कैसे और कहाँ पर कितने इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे होते हैं। एटॉमिक साइजेस में हमें पता है कि टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में एटॉमिक साइजेस इंक्रीजेस। शील्डिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम आल्सो इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बट न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा होता है, जाहिर है नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर कम हो रहा होता है।
अब इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए ना हम आयनाइजेशन एनर्जी के लिए ट्रेंड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम एटॉमिक साइज का कंपैरिजन करें, अब ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयनिक एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अब एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर कम होता चला जाएगा, और जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे कम होगी तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान होगा। यानी कि अगर हम एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन बनाएं तो इनके दरमियान जो रिलेशन बनेगा वो इनवर्स रिलेशन बनेगा। जितना एटॉमिक साइज ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम, और जितना एटॉमिक साइज कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो अभी हमने बात की कि शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी आयोनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे उतना कम होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम, शील्डिंग इफेक्ट कम, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज से मुराद हम न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन होगा डायरेक्ट। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा, जितना न्यूक्लियर चार्ज कम आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही कम होगी हमारे पास। तो इन पॉइंट्स को देखते हुए हमें क्लियरली ये बात इंडिकेट हो रही है कि टॉप टू बॉटम मूव करते हुए एटॉमिक साइज बढ़ता है यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो रिजल्टेंटली टॉप टू बॉटम मूव करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग वाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे होंगे आयोनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर हम पीरियड्स की बात करें तो सेम ट्रेंड्स हैं, लेकिन पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हुए एटॉमिक साइजेस डिक्रीज हो रहे होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। यानी कि एटॉमिक साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, शील्डिंग इफेक्ट सेम है तो उससे आयनाइजेशन एनर्जी पे पीरियड्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगी। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, यानी कि लेफ्ट से राइट मूव करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जीज भी इंक्रीज करती चली जाएगी। तो यानी कि पीरियड्स में लेफ्ट से राइट मूव करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीजेस, लेफ्ट से राइट मूव करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो दिस वाज फॉर टोटल लेक्चर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मीन अट्रैक्शन, रुग़बत, चाहत। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आर एब्जॉर्ब्ड, रिलीज भी हो सकती है एब्जॉर्ब भी हो सकती है। किस वक्त? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, कहां पर? आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एनर्जी की वो मिकदार जो रिलीज हो रही हो, जज्ब हो रही हो या एब्जॉर्ब हो रही हो, खारिज हो रही हो, दोनों में से कोई एक बात, किसी एटम के, आइसोलेटेड गैसियस एटम के आखिरी शेल में, तो वो एनर्जी चेंज, हीट चेंज हमारे पास क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की हम बात करें, ऑक्सीजन के पास 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है, वही ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज और एनर्जी जो रिलीज होगी डेट विल बी -141 किलो जूल पर मोल। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन 2 और 7 की हो जाएगी। एक और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा -2, और अब जो एनर्जी चेंज आएगा डेट विल बी 780 किलो जूल पर मोल, लेकिन वो एनर्जी चेंज होगा पॉजिटिव में। यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए
ऑक्सीजन के हीट चेंज रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक नहीं बल्कि एंडोथर्मिक था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के ऐड होते हुए रिएक्शन वाज एक्सोथर्मिक, बट फॉर द एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन द रिएक्शन विल बी कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक। Here comes another important short question. Why second electron affinity of an element is shown with positive sign? एलिमेंट या आप ऑक्सीजन भी कह सकते हो स्पेसिफिकली इस केस में, कि ऑक्सीजन या किसी एलिमेंट में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उस दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऐड करते वक्त एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों होती है, हालांकि पहले स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है। इस चीज को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऑक्सीजन को ही अगर हम डिस्कस करें तो ऑक्सीजन के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करती है और उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और एनर्जी चेंज जो है, हीट जो रिलीज हो रही है डेट इज -141 किलो जॉल पर मोल। साथ में ऑक्सीजन एटम विल नाउ कैरी वन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा ऑक्सीजन। अब जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बारी आएगी तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एटम वाज न्यूट्रल, कोई रिपल्सिव फोर्सेस इलेक्ट्रॉन पे मौजूद नहीं थी सिवाय वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ये हमारे पास एक यूनी नेगेटिव ऑक्सीजन एटम आइन मौजूद है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज कैरिंग यूनी नेगेटिव आइन। तो जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करते वक्त ये जो नेगेटिव चार्ज मौजूद है ऑक्सीजन एटम के ऊपर, ऑक्सीजन आइन बना हुआ है, ये इस इलेक्ट्रॉन को करेगा रिपेल, रिपल्सिव फोर्सेस आना शुरू हो जाएंगे। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड बाय ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज ऑन यूनी नेगेटिव ऑक्सीजन आइन। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट पोजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इतनी एनर्जी इसको चाहिए कि ये इस रिपल्शन को ओवरकम कर सके। तो वो एनर्जी हम इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं बाय हीट, और इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं 780 किलो जॉल पर मोल। इतनी एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर लेता है और आसानी से ऑक्सीजन पर -2 चार्ज कैरी आउट करवा के इसमें एडजस्ट हो जाता है। इसी वजह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज शोन विद पॉजिटिव साइन, कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव साइन के साथ शो की जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रेंड्स आ जाते हैं। ट्रेंड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में कोई खास फर्क नहीं है। टॉप टू बॉटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज आल्सो डिक्रीजेस एंड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आल्सो इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को समझने के लिए आप न्यूक्लियर चार्ज को समझेंगे कि न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जितना एक्सपोज्ड होगा उतना ही अट्रैक्ट स्ट्रॉन्गली करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, और उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो, एटॉमिक साइजेस बढ़ने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज अपने ही इलेक्ट्रॉन के लिए कम होता जाता है। तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट न्यूक्लियर चार्ज कैन बी इंक्रीज फॉर एन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, कि न्यूक्लियर चार्ज जब अपने ही इलेक्ट्रॉन के लिए कम होता चला जाएगा तो एक नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ सकता है। यानी कि टॉप टू बॉटम मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज आल्सो डिक्रीजेस। और अगर हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, लेफ्ट से राइट मूव करते हुए साइजेस डिक्रीज होते जा रहे होते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ना शुरू हो रहा होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है और साइज डिक्रीज हो रहा होता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी बढ़ती जा रही होती है, ज्यादा होती जा रही होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जब उस न्यूक्लियस में ऐड होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही होगी। यानी कि जब हम पीरियड्स में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज विल आल्सो गोज ऑन
increasing. So this was it for today's lecture. See you in next lecture. Allah Hafiz.